सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारा अध्याय 1 है क्लास 10 के विज्ञान का, उसका पूरा थ्योरी हो चुका है, पूरा थ्योरी कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो तक। इस वीडियो में हम अध्याय 1 का प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे। और विज्ञान में जो प्रश्नोत्तरी है वो 2 भागों में दिया होता है। एक होता है अध्याय के अंदर जो होता है, जो किसी पृष्ठ संख्या पर होता है, तो हम उसको उसके हिसाब से रखेंगे, और एक अभ्यास प्रश्न होता है। तो हम दोनों तरह के भागों के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, और इसमें हम ज़्यादा लिखने पर, परिभाषा पर हम फोकस नहीं करेंगे। इस पर हम चर्चा में फोकस करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे रासायनिक समीकरण से हैं, संतुलित समीकरण से हैं। तो ये सब चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और परिभाषा तो ऑलरेडी हम लिख ही चुके हैं, जितना भी लिखने की चीज़ें हैं वो सब हम थ्योरी में लिख चुके हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अध्याय 1 का पृष्ठ संख्या 6 है। अध्याय 1 का पृष्ठ संख्या 6 है। पृष्ठ संख्या 6 पे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम रिबन है और वो किसी भी अवस्था में पहले से पड़ा हुआ है, पहले से मैग्नीशियम रिबन किसी अवस्था में रखा हुआ होगा, और कहीं भी आप रखते हैं, अर्थात पहले से मैग्नीशियम जो है वो आपके वायु के संपर्क में है पहले से ही, और फिर उसको जलाना है। तो जब पहले से मैग्नीशियम आपका वायु के संपर्क में है तो Mg+ आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना चुका है। और मान लीजिए कि अगर आपका ये मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम धातु है, और इसके ऊपर एक हल्की सी या चारों तरफ इसके ऊपर एक परत रहेगी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रहेगी। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपको फिर से वायु में जलाना है। तो इस मैग्नीशियम, जो पहले से मैग्नीशियम कहीं पर भी रखा हुआ है, तो वो सिर्फ मैग्नीशियम के रूप में नहीं होगा, वो पहले से है मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में होगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसको वायु में जलाना है। तो उससे पहले इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से, ये आपका मैग्नीशियम है और ये जो है, ये जो डॉट डॉट है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पहले आपको मैग्नीशियम से हटाना होगा, और इसको जब हटाएंगे तो ये हमारा सिर्फ मैग्नीशियम बचेगा, एंड देन फिर इसको हम ऑक्सीजन से रिप्लेस कराएंगे तो हमारा MgO बचेगा। तो इस तरीके से हमको ये जो कारण है कि किसी भी अवस्था में मैग्नीशियम रखा हुआ रहेगा, तो हमको उसको जलाने से पहले उसके जो ऑक्साइड को हम गंदगी बोले या जो कुछ भी अवांछनीय पदार्थ बोले, उसको हटाना होगा, और फिर से हमको ऑक्सीजन से क्रिया कराना होगा। तो यही कारण है कि हम ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम को साफ कर लेते हैं वायु में जलाने से पहले। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये पहला हो गया, पृष्ठ संख्या 6 पर ही चल रहे हैं। इसी का दूसरा सवाल है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पृष्ठ संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो साधारण सा है कि हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। सबकी संयोजकता 1 है, हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 है, क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है, और HCl एक बना लेंगे। यहाँ पर किसी की भी संयोजकता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन भी अभिकारक में देखेंगे, अभिकारक है दोनों मिल करके। तो इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, और हम उत्पाद में देखेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 1 है। क्लोरीन की संख्या हम देखेंगे तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो ये समीकरण पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, अर्थात संतुलित है। इसका दूसरा प्रश्न है कि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट मिल करके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये आपका पहला है, आपका है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड, तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे। सूत्र लिखने में ही समस्या है, उसके बाद आप संतुलित आसानी से कर सकेंगे। और एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट इस तरीके से लिखा जाएगा। और जब हम ये लिखेंगे बेरियम सल्फेट तो इस तरीके से आएगा, और एल्युमिनियम क्लोराइड आएगा तो वो इस तरीके से आएगा। तो ये लिखने का पूरा तरीका है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेरियम का संयोजकता 2 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है। तो जब भी बेरियम क्लोराइड बना होगा तो बेरियम को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता है, और एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करने की क्षमता है। तो जब एक बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि बेरियम क्लोराइड कैसे बनता है। बेरियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ही 1 क्लोरीन ग्रहण कर सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए 2 क्लोरीन की आवश्यकता होगी। इसलिए जब भी हम बेरियम क्लोराइड लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे BaCl2। ठीक इसी तरीके से अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है। तो 1 एल्युमिनियम
तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और SO4 की संयोजकता कितनी है? SO4 की संयोजकता है 2-, अर्थात एक सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर एक एल्युमिनियम है आपके पास तो वो अगर एक एल्युमिनियम है और वो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए एक सल्फेट तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का सिर्फ बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एल्युमिनियम की संख्या को हम बढ़ा देते हैं और इसको कर देते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और सल्फेट की संख्या हम 3 कर देते हैं जो हर जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इस तरीके से एल्युमिनियम सल्फेट लिखा जाएगा। ठीक इसी तरीके से बेरियम सल्फेट है और एल्युमिनियम क्लोराइड है। बेरियम सल्फेट में बेरियम का भी 2, सल्फेट का भी 2, तो सीधे बेरियम सल्फेट लिखेंगे। एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम 3 त्यागेगा और क्लोरीन 1 ग्रहण करेगा, इसलिए एक एल्युमिनियम के लिए 3 क्लोराइड चाहिए। अब हम देखेंगे इसकी की संयोजकता कितनी है, इसकी परमाणु की संख्या देखेंगे कि इसको संतुलित कैसे करना है। तो आपका यहाँ पर है बेरियम की संख्या 1 है, यहाँ भी बेरियम की संख्या 1 है। SO4 हम यहाँ पर आयन के अनुसार चलेंगे तो SO4 की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर SO4 की संख्या 1 है। तो हम यहाँ संतुलित करते समय यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, और संतुलित करने में हमेशा याद रखना है कि हम उसके अणु की संख्या को बदलते हैं, उसके परमाणु की संख्या को नहीं बदलते। तो सल्फेट की जो इधर संख्या वो 3 है, यहाँ पर सल्फेट की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे। तो अब यहाँ सल्फेट की संख्या 3 हो गया, यहाँ भी सल्फेट की संख्या, सल्फेट अर्थात हम सीधे SO4 की बात कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या 2 है और यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गया और यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गया। ऐसी स्थिति में अब क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गया है और यहाँ पर क्लोरीन 2 ही है। यहाँ पर बेरियम 3 हो गया है, यहाँ पर बेरियम 1 ही है। तो यहाँ पर हम क्लोरीन को 6 करना है और बेरियम को 3 करना है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से पूरा बैलेंस समीकरण जो है वो आपका हो गया 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 Al2SO4 होल 3। ये अभिक्रिया के बाद आपका बन जाएगा 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो ये हो गया आपका पूरा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको यहाँ शब्द में दिखा हुआ है, जो प्रश्न है उसमें शब्द में लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, इस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आप एक बार एल्युमिनियम सल्फेट सही लिखते हैं उसका सूत्र, तो आप अभिक्रिया को संतुलित भी कर सकेंगे। और सही लिखने का तरीका क्या है कि उसकी संयोजकता कितनी है, कि उस यौगिक में कौन सा तत्व कितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसके आधार पर हम उसके सूत्र लिखते हैं। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है सोडियम और जल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। प्रश्न संख्या 2 ही है। प्रश्न संख्या 2 का सोडियम प्लस जल तीसरा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सिंपल सा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH ही क्यों लिखे, क्योंकि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का ही त्याग करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी संख्या भी 1 होगी और इसकी संख्या भी 1 होगी। इसलिए आसानी से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ भी सोडियम की संख्या 1 है। हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अगर यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, 2 NaOH कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 4 हो जाती है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर हम 2 से यहाँ इसके अणुओं की संख्या बढ़ा देंगे। तो अब ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, और ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 है, और यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है और यहाँ पर हम सोडियम की संख्या को 2 से बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये समीकरण जो है वो पूरा तरीके से संतुलित हो गया है। तो ये प्रश्न संख्या 2 था। प्रश्न संख्या 6 का, जिसमें 3 समीकरण थे, तीनों को लिखना था और संतुलित करना था। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिकरणों के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें भी संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखना है, लेकिन भौतिक अवस्था के साथ लिखना है। जैसे कोई गैस है तो उसको हम G से लिखेंगे, कैसे कोई सॉलिड है तो उसको हम S से लिखेंगे। तो पहला है जल में बेरियम क्लोराइड। कोई भी अगर जल में रहेगा तो हम उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं।
प्रश्न संख्या 3 है। 3 में सबसे ध्यान क्या रखना है कि अवस्था क्या है। तो भौतिक अवस्था में जो आपका ठोस होगा उसको हम एस से लिखेंगे, सॉलिड होगा, और जो गैस होगा उसको हम जी से लिखेंगे, जो द्रव होगा उसको हम एल से लिखेंगे, और जो जलीय विलयन होगा, जल में बेरियम सल्फेट की बात किया है तो जलीय विलयन के लिए हम एक क्यू से लिखेंगे, अर्थात एक्वस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड की बात कर रहा है तो बेरियम क्लोराइड हम कैसे लिखेंगे, BaCl2, अर्थात जो बेरियम है उसकी संयोजकता 2 है और क्लोरीन है उसकी संयोजकता 1 है, तो ये जल में है। तो जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन, तो ये दोनों जल में है। सोडियम सल्फेट के विलयन है NaSO4 है। ये बन रहा है आपका, ये बन रहा है सोडियम सल्फेट के विलयन सल्फेट, सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट जो बन रहा है वो अघुलनशील है, अर्थात वो जलीय विलयन नहीं है, अघुलनशील है बेरियम सल्फेट। तो इसको हम अवक्षेप के रूप में बनता है, तो इसको हम प्रेसिपिटेट मानेंगे, अर्थात अवक्षेप है, इसको हम सॉलिड मानेंगे, अर्थात उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में नहीं कर सकते, वो अवक्षेप के रूप में बन रहा है। और बाकी बेरियम सल्फेट के बाद आपका बनेगा NaCl जल में घुला हुआ है, और ऐसे भी नमक जल में घुला होता है, तो इसको हम जलीय विलयन मानेंगे, तो ये होगा एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे हम संतुलन की बात करते हैं तो SO4 आयन इधर 1 है, SO4 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर हमको क्लोरीन 2 करना होगा। यहाँ पर हम 2 क्लोरीन करते हैं, तो यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 हो जाती है, यहाँ पर हमें सोडियम की संख्या 2 करनी होगी। दोनों तरफ सोडियम बराबर है, दोनों तरफ क्लोरीन बराबर है। यहाँ SO4 की संख्या 2 हो गया, यहाँ पर अगर हम SO4 की संख्या 2 करते हैं तो फिर हमारा बेरियम की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, फिर बेरियम बढ़ाएंगे तो हमारा क्लोरीन बढ़ाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल, नंबर रखिए और जांच कीजिए। सोडियम की संख्या 2 है, NaCl 2 कर दिए, SO4 की संख्या 2 आ गया, तो यहाँ पर अगर हम SO4 बढ़ाते हैं तो फिर बेरियम की संख्या 2 हो जाएगी। सारा सूत्र सही है, BaSO4 ठीक है, NaCl ठीक है, BaCl2 भी ठीक है। यहाँ पर होगा जो हम सोडियम सल्फेट लिखेंगे NaSO4 नहीं होगा, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और सल्फेट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति में एक सल्फेट के लिए हमें 2 सोडियम की आवश्यकता होगी, और एक सल्फेट के लिए जब 2 सोडियम की आवश्यकता होगी तो इसका सूत्र Na2SO4 होगा, न कि NaSO4। तो ऐसी स्थिति में अब ऐसा हो गया, तो हम फिर से देखते हैं संतुलन के लिए कि अब यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है, यहाँ पर अगर हम सोडियम की संख्या 2 कर देते हैं तो अब ये पूरी तरीके से संतुलित हो गया। सल्फेट का एक आयन, यहाँ पर बेरियम का एक आयन है, क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है। तो इस तरीके से आपको सबसे ज्यादा ध्यान फोकस इस चीज पर करना है कि आपका जो शब्द में लिखा हुआ है उसको आप यहाँ जब सूत्र में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और यहाँ पर 2 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इस तरीके से एक सल्फेट से अभिक्रिया करने के लिए 2 सोडियम की आवश्यकता होगी, इसलिए सोडियम सल्फेट का जो सूत्र है वो Na2SO4 लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, तो जल में बात कर रहा है तो हम एक्वस की बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी जल में है, दोनों जल में है, के साथ अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन था। यहाँ प्रश्न संख्या 3 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH लिखेंगे, और ये जल में बात कर रहा है तो एक्वस लिखेंगे, और HCl का विलयन, तो HCl बात कर रहा है तो ये भी जल में बात कर रहा है, इसको भी हम HCl एक्वस लिखेंगे, और बन रहा है NaCl प्लस H2O। तो अब देखिए H2O हमारा द्रव है तो इसको हम L से लिखेंगे, और NaCl के बारे में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जल में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है।
सोडियम क्लोराइड जो बनाता है, इसके बारे में आपको पूरा नहीं दिया गया है कि ये बाहर है, मतलब अवक्षेप के रूप में है या नहीं। तो ये अवक्षेप के रूप में हम इसको नहीं मानेंगे और ये मानेंगे कि जो नमक है वो पानी में घुला हुआ है। तो ऐसी स्थिति के साथ हम NaCl को एको सोल्यूशन के साथ दिखाएंगे। और जहाँ तक बैलेंस करने की बात है तो ये आपका बैलेंस, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाँ हाइड्रोजन भी 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित है। ऑक्सीजन 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। ये समीकरण जो है वो पूरी तरीके से संतुलित है। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी पूरा हो गया। तो पृष्ठ संख्या 6 का तीनों क्वेश्चन का हम चर्चा कर चुके हैं। पृष्ठ संख्या 6 का 3 प्रश्न था, उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला है पृष्ठ संख्या 11। पृष्ठ संख्या 11 पे 2 सवाल हैं आपके। पृष्ठ संख्या 11, पृष्ठ संख्या 11 पे 2 सवाल है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी करने के लिए होता है अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में जो घर में सफेदी करते हैं उसमें एक पदार्थ X है, उसके जलीय विलयन का या फिर उसके विलयन का सफेदी के लिए होता है। तो पूछ रहा है कि पदार्थ X का नाम और सूत्र क्या होगा और पदार्थ X के जल के साथ विग्रह क्या होगा। तो जो हम घर में सफेदी करने के लिए यूज करते हैं या फिर कहीं भी सामान्य तौर से, इसका पहला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ X है उसको सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो पदार्थ X होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना, जिसको हम अपनी भाषा में, आम भाषा में कहते हैं, या फिर जो इसका औद्योगिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसी को हम कहते हैं चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होगा CaO, अर्थात कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो दोनों की संख्या 1-1 होगी। और ये पहला प्रश्न का A है और पहला ही प्रश्न का B है। अर्थात आप पूछा है कि पदार्थ X जो है उसके जल के साथ अभिक्रिया दिखाइए। तो पदार्थ X जो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करेंगे तो OH2 लिखेंगे, क्योंकि कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। इसमें अब संतुलन को देखें तो संतुलित रासायनिक समीकरण है बिल्कुल, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो इस तरीके से ये समीकरण जो है वो पूरी तरीके से संतुलित है। इसी पृष्ठ संख्या पर दूसरा सवाल यह है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी होती है, ऐसा क्यों है और उस गैस का नाम बताइए। तो क्रियाकलाप 1.7, इसमें जल का विद्युत अपघटन है। जल का विद्युत अपघटन, क्रियाकलाप 1.7 जो है वो आपका है जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन पृष्ठ संख्या 11 ही है, इसका दूसरा है कि जल का विद्युत अपघटन। तो जब भी हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे, और विद्युत अपघटन अभिक्रिया एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कभी कभी आपको अपघटन अभिक्रिया पूछता है वियोजन अभिक्रिया के स्थान पर, तो जो वियोजन अभिक्रिया है वही अपघटन अभिक्रिया भी है, क्योंकि अभी अपघटन अभिक्रिया में भी आपका बस दोनों एक विशेष अंतर यही है कि जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया है उसमें हमको अलग करने के लिए विद्युत की सहायता लेनी पड़ती है, और जो वियोजन अभिक्रिया है उसमें आप ऊष्मा का भी सहायता ले सकते हैं, किसी और भी ऊर्जा स्रोत का सहायता ले जा सकता है। तो विद्युत अपघटन करने के बाद आपका बनेगा, अगर इसको हम आयन में लिखें तो ये हो जाएगा 2H प्लस O2-। ऐसी स्थिति में ये बनेगा, अर्थात हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या जो है वो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या की दोगुनी है। सीधा यहाँ है कि H2O है, इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो आयन में हम लिखेंगे तो 2H प्लस बनेगा और O2- बनेगा। तो O2- की संख्या 1 है लेकिन H प्लस की संख्या 2 है। तो ऐसी स्थिति में जितना ऑक्सीजन बनेगा हाइड्रोजन उससे अधिक बनेगा। आप यहाँ भी देखेंगे कि जल जो मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है और हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 है। तो इसी अनुपात में गैस भी बनेंगे। तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो 2:1 का आएगा, इसलिए एक गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी होती है। ये आपका पृष्ठ संख्या है 11, इसके 2 ही सवाल थे। अगला है पृष्ठ संख्या 15। अगला पृष्ठ संख्या में 3 सवाल है।
पृष्ठ संख्या 15। उसका पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होता है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर FeSO4 बनेगा एंड कॉपर बनेगा। तो जो विलयन पहले CuSO4 था वही विलयन अब FeSO4 हो गया है, तो उसका गुणधर्म बदल जाएगा, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। क्योंकि जो विलयन पहले कॉपर सल्फेट का था वही विलयन अब आपका फेरस सल्फेट का है, आयरन सल्फेट का है, इसलिए इसके विलयन का रंग बदल जाएगा। इसकी साधारण सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए कि क्रियाकलाप 1.10 में द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का उदाहरण है। ये पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन है पहला सवाल का, ये दूसरा क्वेश्चन है पृष्ठ संख्या 15 का। दूसरा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का उदाहरण देना है। सोडियम सल्फेट, जब भी हम सोडियम सल्फेट लिखेंगे तो Na2SO4 लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड लिखेंगे तो BaCl2 लिखेंगे, और जब बेरियम सल्फेट बनेगा तो BaSO4 होगा, और जब सोडियम क्लोराइड बनेगा तो NaCl होगा। अब इसकी संतुलित रासायनिक देख सकते हैं। सल्फेट एक है, बेरियम एक है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 1 है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्लोरीन की संख्या को 2 कर देंगे। जब क्लोरीन की संख्या को 2 कर देंगे सोडियम की संख्या अपने आप 2 हो जाती है, और यहाँ भी सोडियम की संख्या 2 है। तो अब ये समीकरण यहाँ से पूरी तरह से संतुलित है। सल्फेट एक है, बेरियम ठीक है, क्लोरीन ठीक है, 2 है ठीक है, सोडियम ठीक है। तो ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुका है। अब पृष्ठ संख्या 15 का ही तीसरा सवाल है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा अपचयित हो रहा है। कौन सा उपचयित हो रहा है और कौन सा अपचयित हो रहा है। तो हम इससे पहले देखेंगे तीसरा सवाल है उपचयित। उपचयित होना क्या है। उपचयित होना है कि विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन जुटेगा, या फिर हाइड्रोजन का घटना। तो ये है आपका उपचयन, उपचयित होना, कि कोई पदार्थ उपचयित हो रहा है तो क्या हो रहा है, और कोई भी पदार्थ अपचयित हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है। अर्थात विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटेगी, ऑक्सीजन जो है इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये बढ़ेगा, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये घटेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो घटेगा और हाइड्रोजन जो है वो बढ़ेगा। तो यही आपका तरीका है देखने का। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 4Na प्लस O2 बन रहा है 2Na2O। तो इसमें आपका समीकरण लिख के दिया है, शब्दों में नहीं दिया हुआ है, सूत्र के साथ दिया हुआ है। तो सोडियम है ऑक्सीजन के साथ करके 4N। तब इसमें बताना है कि उपचयित हो रहा है या अपचयित हो रहा है, और हो किसका रहा है। तो यहाँ पर क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो किसी एक ही पदार्थ का उपचयन होगा या तो अपचयन होगा, और संयोजन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन। और किसका, सोडियम का उपचयन, अर्थात सोडियम का उपचयन। ये अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन हो रहा है। और ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के आधार पर देखें तो उसी के आधार पर हम ऐसा बता रहे हैं, हाइड्रोजन है नहीं। दूसरा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन तो ये मिल के बना देगा कॉपर और जल। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर हम सिर्फ कॉपर को लेकर चलेंगे तो अभिकारक में कॉपर की स्थिति क्या है और उत्पाद में कॉपर की स्थिति क्या है। अभिकारक में कॉपर की स्थिति यह है कि उसके साथ ऑक्सीजन है, और उत्पाद में कॉपर की स्थिति यह है कि उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसी अवस्था में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, और जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसको हम बोलेंगे, ऑक्सीजन घटेगा तो उसको हम बोलेंगे कि अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर का अपचयन या फिर कॉपर अपचयित हो रहा है। अब हाइड्रोजन के देखेंगे तो हाइड्रोजन का अभिकारक में स्थिति यह है कि उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन का अभिकारक में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब हम उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, अर्थात हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उसका होगा उपचयन। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर के आपका जो पृष्ठ संख्या का सवाल है, जो प्रश्न अभ्यास किए हैं, अब वो केवल बचा हुआ है और पृष्ठ के समाप्त हो गए हैं। तो हम अभ्यास का शुरू करते हैं।
अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है उसमें आपके 11 सवाल हैं और इसमें कुछ सत्य असत्य की बात की गई है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो अब यहाँ हम प्रश्न पृष्ठ संख्या की बात नहीं करेंगे, हम अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। तो अब हम अभ्यास प्रश्न का हम देखेंगे उत्तर। तो पहले हम पृष्ठ के अंदर जितने भी प्रश्न थे उसका हम उत्तर देख चुके हैं और अब हम अभ्यास का देखेंगे। तो और साथियों ये बात है कि अभ्यास का भी देखेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब पे अपलोड करने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो हम अभ्यास प्रश्न का ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बात यहीं तक हम रखते हैं। धन्यवाद।